हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एवीएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। ओके, तो पहले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ये पूछा करते थे पर कोई चैप्टर नहीं दे रखा था। नए सिलेबस में इन्होंने चैप्टर भी दे रखा है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं बेसिक्स पर। इस लेक्चर में हम देखेंगे एडिशनल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, दूसरा देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी पढ़ेंगे और उसका फार्मूला भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आइए लेट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो एडिशनल थ्योरम की अगर हम बात करें यहाँ पर, मतलब जैसे जितनी थ्योरम हमने पढ़ी है वो तो पढ़ ही रखी हैं। एक एडिशनल थ्योरम या कुछ और एडिशनल थ्योरम्स हैं, उनको यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो देखिए ये है आपका फार्मूला जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज कॉल्ड यूनियन, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये होता है फार्मूला। हर एक टर्म को समझना होगा क्योंकि आप लोग जो है मतलब पहले से अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े हुए हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हुए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ है, सब कुछ नया ही होगा। ओके, तो लेट्स से ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ए और बी दो घटनाएं हैं। इवेंट्स का क्या मतलब होता है? घटनाएं। जैसे मान लीजिए अगर आप जो है पासा फेंकते हैं तो उसमें हो सकता है 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। इनमें से कोई एक जो है किसी भी एक चीज़ का होना एक इवेंट कहलाएगा। ओके, तो वही बोल रहे हैं कि मान लीजिए ए और बी दो इवेंट हैं। अब भाई सीधी सी बात है कि वो सबसेट होंगी किसका? सैंपल स्पेस एस का। सैंपल स्पेस एस क्या है? यानी कितनी टोटल इवेंट्स हो सकती हैं उनको जो है सैंपल स्पेस एस बोलते हैं। जैसे अगर पांचा फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक का कोई एक नंबर आएगा, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें से कोई एक इवेंट होना, मान लीजिए कि जो है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, या इवन नंबर आए तो इवन नंबर को मान लीजिए इवेंट ए है, तो वो जो इवेंट होगी वो सबसेट होगी इसका। क्यों? क्योंकि इवन नंबर या तो 2 होगी या तो 4 होगी या तो 6 होगी, तो ये पूरा सैंपल स्पेस है और ये इसका सबसेट हो गया। वही बोला गया है कि सैंपल स्पेस एस का सबसेट होते हैं एंड आर नॉट डिसजॉइंट, और ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट इवेंट क्या होती हैं? डिसजॉइंट इवेंट्स आर इवेंट दैट नेवर अकर एट द सेम टाइम। ऐसी इवेंट्स जो एक साथ कभी ना हो। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए आर बी, आर ए एंड बी बोथ, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए हो या बी हो या ए और बी दोनों हो जाए। कहने मतलब या तो ए हैपनिंग हो या बी हैपनिंग हो या ए और बी दोनों हैपनिंग हो। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक घटना हो, यानी या तो ए हो या बी हो या ए और बी दोनों हो जाएं। ये 3 इवेंट्स हो गई, और अगर इन तीनों इवेंट्स को इवेंट ए हो या इवेंट बी हो या इवेंट ए और बी दोनों हो जाए। ओके, तो अगर ये 3 इवेंट हैं तो तीनों में से कोई एक अगर होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? एटलीस्ट वन इवेंट इज हैपनिंग। क्या बोलेंगे? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हैपनिंग। तो उसके लिए फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज़ यहाँ पर अगर ये आप लाइन ध्यान देंगे ना तो चीज़ें आपको थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ए यूनियन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए आर बी, यानी इवेंट ए हो या बी हो तो उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी से क्या डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी, ए भी हो और बी भी हो, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी को ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ए यूनियन बी से क्या डिनोट करते हैं कि या तो ए होगी या बी होगी। ओके, और ए इंटरसेक्शन बी से क्या डिनोट करते हैं? ए भी होगी और बी भी होगी, दोनों इवेंट्स होने वाली हैं। कोई भी 2 इवेंट आप ले लीजिए, दोनों इवेंट होंगी, तो उसका फार्मूला यही होता है आपके जो सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें और क्लियर होंगी। फार्मूला आपने देख ही लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल देखिए तो चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएंगी। एग्जाम्पल ये आपके सामने है, पढ़िए इस एग्जाम्पल को, और अगर जो है थोड़ी बहुत नॉलेज है प्रोबेबिलिटी की तो ट्राई भी करिए, अपने से कॉपी और पेन ले लीजिए और ट्राई करिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड कार्ड आर अ 6 व्हेन अ कार्ड इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 मतलब ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उन 52 पत्तों मतलब जो है कार्ड्स में से आप जो है
एक रैंडम कार्ड सेलेक्ट करते हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी याद कीजिए कि वो या तो एक रेड कार्ड है, यानी या तो लाल पत्ता है, और या फिर जो है उस पर 6 लिखा हुआ है। इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। ए आर बी, तो इसका मतलब हुआ हमें ए आर बी, मैंने आपको बताया था ना, ए आर बी का मतलब यूनियन का मतलब होता है आर, और ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है एंड। क्या क्या होता है मतलब एंड। तो जैसे रेड कार्ड आर 6, तो इसका मतलब हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जहाँ पर ए क्या है रेड, एक जो है रेड कार्ड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मतलब जो है इवेंट, और बी क्या है इस बात की इवेंट की जो कार्ड आप सेलेक्ट करोगे वो 6 होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें से माइनस करेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जब ए और बी दोनों एक साथ हो जाए। बस यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। अगर दूसरी भाषा में समझें तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब रेड कार्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, बी क्या है 6 नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है रेड भी हो और प्लस नंबर 6 भी हो, इन दोनों के प्रोबेबिलिटी ये हो गई ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें तीनों चीज़ कैलकुलेट कर लें तो ये हमारा कैलकुलेट होकर के आ सकता है। अब उसी चीज़ को यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, देखिए मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड कार्ड आर 6, हमें प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करनी है कि रेड आए या 6 आए। मान लिया कि ए और बी जो है प्रोबेबिलिटी है, ए जो है रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है, और जो है बी क्या है, बी क्या है आपकी 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, वी नो दैट द नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, हमें पता है कि मतलब जो है देखिए ताश के पत्तों में टोटल कितने कार्ड होते हैं 52, 52 में से रेड कितने होते हैं 26, और ब्लैक कितने होते हैं ये भी 26 ही होते हैं फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब जो है लाल कलर के 26 कार्ड होंगे, आधे लाल कलर के होते हैं, आधे काले कलर के होते हैं। ओके, उसके बाद में हर एक 4 तरीके के कुल मिलाकर के 13 के सेट होते हैं। ओके, कुल मिलाकर के 13 के 4 सेट होते हैं। अब हर एक में 6 नंबर होगा ही होगा, है ना, इसमें भी 6 होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो कुल मिलाकर के 6 कितनी बार होंगे 4 बार होंगे। 4 कार्ड ऐसे होंगे जिनमें 6 होगा। तो वही बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने हो गए 26। नंबर ऑफ 6 लेबल वाले कार्ड, ऐसे कार्ड जिनमें 6 लिखा होगा वो कितने हो गए 4 हो गए। उसके बाद में नंबर ऑफ रेड कार्ड दैट आर लेबल्ड 6, अब ऐसे कार्ड जो कि रेड हैं और उनमें 6 लिखा हुआ है, रेड भी हूँ तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये कुल मिला करके हर एक में यहाँ भी एक 6 नंबर का कार्ड होगा, इसमें भी 6 नंबर कार्ड होगा, इसमें भी 6, इसमें भी 6, लेकिन ये मान लीजिए रेड कलर के हैं और ये पूरे ब्लैक कलर के हैं, तो केवल 2 ही कार्ड ऐसे होंगे जो रेड भी होंगे और 6 भी होंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर हमने 2 लिख ली। ओके, नंबर ऑफ रेड कार्ड एंड लेबल्ड 6 2 हो गए। मेरी बात समझ गए, ये चीज़ समझना जरूरी कि कहाँ से क्या लिखा जा रहा है। पहला हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं 52 पत्तों में से 26 जो है लाल कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। फिर 6 नंबर वाले, जैसे मैं बोलूँ आपसे 3 नंबर वाले, तो वो भी 4 ही होंगे, हर एक कलर में 1 नंबर का 1 कार्ड होगा। मान लीजिए 7 नंबर का कार्ड आपको चाहिए तो 4 मिलेंगे। ओके, तो वो 4 हो गए। अब चूंकि 26 कार्ड हैं हमारे पास रेड के और उनमें जो है 6 नंबर के कितने होंगे, तो भाई 13 का सेट होता है, तो इस 13 सेट में एक 6 नंबर का होगा, इस 13 के सेट में एक 6 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर के 2 कार्ड ऐसे हमारे हो गए जिनमें जो कि रेड हैं प्लस उनमें 6 नंबर भी डला हुआ है। अब हम आगे बढ़ें, अगर अब प्रोबेबिलिटी में इसी को कन्वर्ट कर लेंगे, जो बातें हमने वहाँ पर समझी और सीखी उसी चीज़ को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने क्या समझा कि रेड कार्ड कितने हैं 26, तो 26 कार्ड हमारे पास रेड अवेलेबल हैं, टोटल कितने कार्ड में से 52 में से। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें किस बात की, रेड कार्ड फाइंड आउट करने की, हम अगर ताश के पत्ते में से एक कार्ड निकालते हैं और उसमें रेड कार्ड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब हुआ कि टोटल कितने कार्ड हैं, कितनी इवेंट्स हैं 52 इवेंट्स होती हैं, उनमें से कितनी इवेंट हैं जो हमारे फेवर में हैं, तो 26 कार्ड या 26 इवेंट्स ऐसी हैं जो हमारे फेवर में हैं, तो 26/52 हो गया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 मतलब जो है हम कार्ड को निकालें और उसमें 6 आ जाए, इसके कितने फेवरेबल चांस हैं, केवल 4 चांस है। अभी मैंने आपको बताया कुल 4 कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें 6 होता है, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मतलब जो है इवेंट कितनी है, टोटल 52 कार्ड में से हम 4 निकाल रहे हैं, तो 4/52 हो गया, ये भी ठीक है। उसके हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ, आपको रेड कार्ड भी मिले और 6 भी मिले, दोनों एक साथ मिले, तो ऐसे कितने कार्ड थे
केवल 2 कार्ड थे फ्रेंड्स। ओके, तो फेवरेबल इवेंट हो गई 2 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गई 52। बस प्रॉबिलिटी लिख दी हमने। अब हमें ये प्रॉबिलिटी ऑफ ए मिल गई, ये प्रॉबिलिटी ऑफ बी मिल गई और ये हमें फ्रेंड्स जो है प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गई। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था एंड, कि ए भी हो और बी भी हो। ओके, हमें क्या क्या निकालना है, ए हो या बी हो। हमें प्रॉबिलिटी निकालनी है ए हो या बी हो, निकालनी ये है। यूनियन का मतलब आर होता है, ए आर बी। और ये क्या चीज़ है जो यहाँ पर लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब होता है ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी इस बात की कि ए भी हो और बी भी हो, इसका मतलब हमारा कार्ड रेड भी हो और उसमें 6 लिखा भी हो। ओके, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/52 हो गई। बस अब उसके बाद में फार्मूला यूज कर दीजिए और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी निकली है 26/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी निकली हुई है, हमारी निकली हुई है 4/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी निकली हुई है 2/52। तो यहाँ 2/52 कर दिया। बस अब इसको सॉल्व ही करना रह गया। 26 में 4 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में से 2 घटाएंगे 28 आ जाएगा, 28/52 और ये हो जाएगा 52, ये सॉरी 14 और 26 हो जाएगा और इसको और फर्दर करेंगे तो 7 और 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/13 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ए भी हो या इवेंट बी हो, इवेंट ए हो या इवेंट बी हो की प्रोबेबिलिटी 7/13 निकल करके आ गई। मेरे ख्याल से अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, तो अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं, वो कार्ड या तो रेड हो, वो कार्ड कैसा हो, या तो वो रेड होना चाहिए या, ध्यान दीजिएगा आर पे यहाँ पर मेजर आपको थ्रस्ट देना है आर पे, या वो एक 6 नंबर वाला कार्ड होना चाहिए। ओके, तो यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देखिए ये मैं एक बार फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके इसी बेस पर ही सॉल्व होने हैं, तो इसलिए ये हमें दिमाग में थीम बना लेना जरूरी है। ओके, उसके बाद में ये क्वेश्चन हमारा हो गया। कोरोलरी करते हैं, मतलब उसी का जो है कुछ सब्सटीट्यूट होता है। सब्सटीट्यूट देख लीजिए यहाँ पर। अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन बी का मतलब मैंने आपको समझाया था, अगर यूनियन बी कहीं लिखा हुआ है तो आप ये अपने दिमाग में इमेजिन करिएगा कि ए या और। ओके, कौन सा, हिंदी में या शब्द पे जोर देना है, इंग्लिश में आर वर्ड पे जोर देना है। यूनियन में इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, इसकी लिखी और माइनस करते हैं इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये होता है फार्मूला। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, और क्या होता है फ्रेंड्स, हिंदी में और पर जोर देना है और इंग्लिश में उसी चीज़ को एंड कह देते हैं। क्या बोलते हैं, एंड कह देते हैं, अगर ये चीज़ आप दिमाग में रख सकें। ओके, अब पहला है इफ़ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर मान लीजिए ए और बी 2 इवेंट्स हैं और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं, पिछले लेक्चर में हमने बात की है, फिर भी एक एग्जांपल देखिए। ऐसी 2 घटनाएं जो एक साथ ना हो सकें। आपने एक पासा फेंका, मैंने बोला कि 2 और 3 दोनों चाहिए, हो पाएगा? एक पासा फेंकिए, 2 भी आ जाए 3 भी आ जाए, नहीं हो पाएगा ना, तो वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। एक हीरो है जो जिंदा है और मरा हुआ है, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, या तो वो जिंदा होगा या तो वो मरा हुआ होगा। ओके, तो ऐसी इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती हैं। तो इन इवेंट्स की खासियत क्या होती है, इनका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होता है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी, है ना, ए एंड बी। तो ए भी हो और बी भी हो। मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक पासा फेंका, 2 भी आए और 3 भी आए, इसकी कोई चांस नहीं है, राइट, कोई चांस नहीं है। तो ए एंड बी के चांसेस क्या हैं, 5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 यानी निल हो जाता है, नल हो जाता है। ओके, तो अगर हम उस चीज़ को इस फार्मूले में यहाँ पर रख दें उठा करके कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है इसलिए इसका मतलब कुछ नहीं है, तो हमारा जो फार्मूला बन करके तैयार होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी में बी की प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिए, काम खत्म हो गया। ओके, यही है आपकी ये कोरोलरी। ओके, तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होता है, इसलिए उनकी होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है और इसलिए फार्मूला वही सेम फार्मूला जो है आपका ये रूप ले लेता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 3
व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। आपको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि या तो मतलब जब आप एक जो है पासा फेंकते हैं, 2 आए 3 आए, है ना, 2 और 3, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 3 व्हेन 2 आए या 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात। तो अब देखिए 2 या 3, आर शब्द से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात हो रही है कि नहीं हो रही। क्यों? ए मान लेते हैं 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, बी क्या हो गई 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो हमें 2 और 3 चाहिए। आर का मतलब यूनियन हो गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी याद करना है। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना पड़ेगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आप एक पासा फेंकते हैं तो उसमें 2 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए पासा फेंकते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो 2 आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ एक। फेवर में सिर्फ एक इवेंट है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी, सेम उसी तरीके से 3 आने की भी प्रोबेबिलिटी 3 एक ही तरीके से आ सकता है, और टोटल कितने चांसेस हैं 6 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप इसको जो थोड़ा ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों आ जाएं। क्या कभी पासा फेंकेंगे तो 2 और 3 दोनों आ जाएंगे एक साथ में, 2 and 3 बोथ आर कमिंग एट द सेम टाइम, पॉसिबल है नहीं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। उठा करके फार्मूले में रख दीजिए, ये है आपका फार्मूला, है ना। तो ये हो जाएगा 1/6, ये भी हो जाएगा 1/6, और माइनस ये हो जाएगा 0। जोड़ दीजिए 2/6 इक्वल टू 1/3, हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये हो गई बात। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी। वही बात यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। ए की प्रोबेबिलिटी 1/6, ए क्या है आपका 2 आने की प्रोबेबिलिटी, बी क्या है 3 आने की प्रोबेबिलिटी, लिख दिया हमने। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 क्यों कहा हमने, क्योंकि 2 और 3 दोनों एक साथ हैं, नॉट पॉसिबल है। फिर हमने ये फार्मूला यूज किया, यही वाला फार्मूला उठा करके वैल्यूज रख दी, काम खत्म हुआ। उसके बाद में दूसरी कोरोलरी देखिए आप, जो है देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, पहले बस पिछले वाले फार्मूले में हमने बस यहाँ तक पढ़ा था, सिर्फ यहाँ तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब आपने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब आपने पढ़ा था, तो आपने क्या देखा था, पहले ए की प्रोबेबिलिटी, फिर बी की प्रोबेबिलिटी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या हो रहा है, यहाँ एक इवेंट और जोड़ दी गई, सी को भी शामिल कर लिया गया। तो पैटर्न कहीं ना कहीं हद तक वैसा ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले, फिर बी, फिर सी। पहले यहाँ ए और बी ही थे, अब सी भी शामिल हो गया, माइनस ये चीज़ें माइनस होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले यहीं खत्म हो जाया करता था, ए इंटरसेक्शन बी पे, लेकिन अब चूंकि ए बी सी 3 है, ए है, बी है और सी है, तो ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 सेट बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और एक चीज़ प्लस हो जाती है जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट फार्मूला नहीं है। अगर 3 इवेंट्स दे दी जाएंगी, कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक पासा फेंका जाता है, उस पर 2 या 3 या 5, 2 और 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 2 आए या 3 आए या 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो उस केस में आपको यही फार्मूला है फ्रेंड्स यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, बट फिर भी एक बार जो है थोड़ा सा फिर से देख लेना जरूरी, क्योंकि आगे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को यूज करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ए के ऊपर सी या ए के ऊपर डैश से डिनोट करते हैं। कोई भी एक तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे ये तरीका चाहे वो तरीका, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं, ऐसी इवेंट जिनमें अगर जो है ए यूनियन बी किया जाए, यानी ए और बी किया जाए, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, और अगर ए इंटरसेक्शन बी किया जाए तो फाई आना चाहिए, निल आना चाहिए, कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो वैसी इवेंट को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सैंपल स्पेस है, कोई पासा फेंका जाता है, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। मैं मान लेता हूँ कोई एक इवेंट ए है, ए इवेंट क्या है कि 6 आ जाए। ओके, क्या आ जाए
6 आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगी, ए की कॉम्प्लीमेंट इवेंट वो होगी कि इसके अलावा बाकी सब, इसके अलावा बाकी सब। इसका मतलब हुआ कि 6 तो आ चुका है, तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 4 एंड 5। यही है फ्रेंड्स जो है इस मतलब आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर कोई सैंपल स्पेस है तो ए और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर दोनों एक साथ इकट्ठा किया जाए तो हमेशा जो है आपका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिलना चाहिए, पहली ज़रूरत। और दूसरी बात ये भी कि अगर इनमें कॉमन देखने की कोशिश करें तो कुछ कॉमन भी नहीं मिलेगा। ओके, तो इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। जैसे कोई और इवेंट ले लीजिए, इसी में इवन आने के इवन नंबर्स आ जाएं, इसकी एक इवेंट बनाते हैं तो 2 4 6 आएगा। अगर इवन नंबर लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, 2 4 6 को छोड़ के बाकी लिख देते हैं 1 3 और 5। ठीक है, तो अगर हम देखें कि क्या ए कॉम्प्लीमेंट और ए को अगर हम जोड़ें, यानी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम ऐड करते हैं तो क्या सैंपल स्पेस आता है, तो यस आ रहा है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, और क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसी इवेंट्स को ही हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। यहाँ भी एक और एग्जांपल दिया हुआ है। मान लीजिए ए ऐसी इवेंट है जिसमें 1 और 2 आता है, बी में बाकी के सारे आते हैं 3 4 5 और 6। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ए और बी को एक साथ इकट्ठा करोगे तो सारे नंबर्स 1 से लेकर 6 तक आ जाएंगे, और अगर इनमें कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करोगे तो कॉमन भी नहीं मिलेगा। सो वी कैन कॉल दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक कोरोलरी है, आप देख लीजिए। ठीक है, अगर ए और बी 2 इवेंट्स हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, बस केवल ध्यान रखेंगे, मैं डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे स्कोप से बाहर जाएगा। बस केवल ये याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी थी हमें, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए को सीधा साधा रखा हुआ है और बी का कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखें, मैं यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक यहाँ पर बनाऊँगा, राइट, प्लस एक प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर बनाऊँगा। ठीक है, 2 चीज़ें ये क्लियर हो गई। उसके बाद में इंटरसेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, चलो लगा दिया। फिर जिसको निकालना है, जैसे बी निकालना है तो बी को सीधे साधे ऐसे रख दीजिए, बी को सीधे सीधे ऐसे रख दीजिए। जो बचा, कौन बचा, ए यहाँ लिखिए और ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखिए, एंड दैट इज योर कोरोलरी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ए ही, पी का ए ही लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भी फार्मूला इसी तरीके से बना सकते हैं जैसे वहाँ मैंने दिखाया आपको। ओके, उसके बाद में चौथी कोरोलरी देख लीजिए, यानी कि चौथा फार्मूला देख लीजिए। अगर ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी कि अगर ए की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो उस केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दीजिए, तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट का निकल आएगी वैल्यू। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेता हूँ ए एक इवेंट है, मतलब जो है डाइस फेंकी जाती है और उस पर 6 आए, तो ये एक इवेंट हो गई। ओके, ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फ्रेंड बताइए, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा कि डाइस पर 6 ना आए। ओके भाई, ए इवेंट है, डाइस पर 6 जरूर आए, तो बी ए का कॉम्प्लीमेंट वो इवेंट्स होंगी जिसमें 6 ना आए। इसका मतलब डाइस पर 6 जरूर आए, तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, एक ही चांस बनता है 6 आने का, और 6 ना आने पर 1 2 3 4 और 5 ये कोई भी बन सकते हैं, पांचों में से कोई भी। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, ए की प्रोबेबिलिटी पता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी, कुल मिलाकर के कितने चांस हैं, 1 फेवरेबल, और टोटल चांस कितने हैं, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 1/6। अगर आपको ये पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आप इसी फार्मूले से निकाल दीजिए। क्या करिए, बस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दीजिए, 1 माइनस इसको घटा दीजिए। अब 1 माइनस 1/6 करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितनी निकल आई, 5/6। या वैसे भी अगर आप निकालो ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे इवेंट जिसमें 6 ना आए, तो कुल मिलाकर कितने फेवरेबल केस है, 5।
कितने 5 और टोटल केस कितने हैं 6, 5/6। तो चाहे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और अगर नहीं डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कहीं सिचुएशन नहीं बनती है, तो इस फार्मूले की सहायता से भी निकाला जा सकता है। ओके, कई जगहों पर ये यूज होता है। जैसे आपसे पूछा गया कि इक्का आए, है ना, बोलते हैं कि जो है हमने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो कि इक्का आ जाए। तो इक्का आ जाए तो भाई देखो टोटल 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं। फिर आपसे कई बार ये पूछ लेगा कि इक्का ना आए, बाकी सब आ जाए लेकिन इक्का ना आए। इसका मतलब अब ये जो है अगर ए है तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट आपको ज्ञात करने की बात ये कर रहा है। अब इक्का ना आए उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इक्का आ जाए उसके लिए सिंपल है 4/52। इक्का आने के लिए 4/52 हो गया, और इक्का ना आए के लिए 1 - 4/52 कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये फार्मूला। ओके, तो ये फार्मूला बड़ी जगहों पर आपकी मदद करने वाला है, आपको बचाने वाला है। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल के लिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 इज नॉट शोन व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। जब आप एक डाइस फेंकते हैं तो आपको 2 नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब 2 ना आए बाकी कुछ भी आ जाए। ओके, तो वही फिर से मैंने ये आपको एग्जाम्पल समझा ही रखा है। 2 आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी, हमने मान लिया इवेंट ए क्या है, 2 आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी के लिए जो इवेंट है वो ए मानी जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 2 आ जाए इसके 1 फेवरेबल चांस होंगे और टोटल नंबर ऑफ चांसेज 6 होते हैं। डाइस फेंकने में 6 रिजल्ट आते हैं, तो 1/6 हो गई। अब उसके बाद में हमें पता करना है कि 2 ना आए, तो इसका मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका फार्मूला क्या है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 कितना हुआ, 1 उतना ही रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने अभी 1/6 निकाली है, जब जो है आपका 2 आएगा, 1/6 यहाँ से घटा दीजिए, आ गया आपका 5/6। और ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, ए क्या है 2 आ जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 नहीं आएगा, है ना। तो 5/6 आ गया। अब ये सरल सा सवाल है, आप चाहो तो इसको जो है वैसे ही कर सकते हो, लेकिन मान लो ये सरल सवाल है तो कर सकते हो। अगर मान लो बड़ा सवाल हो गया, बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, उसके बाद में अगली कोरोलरी की बात करेंगे, ये है, इसको बस याद रखना है फ्रेंड्स, इस पर भी ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इस बात की इवेंट कि बी हो और ए का कॉम्प्लीमेंट हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी याद करनी है कि बी हो रही इवेंट बी हो और ए की कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो। तो उसको निकालने के लिए करते हैं, बी की प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को घटा देते हैं। ओके, बी की प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को घटा देते हैं। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला जा सकता है, यानी ए इवेंट हो, ए घटना हो और बी का कॉम्प्लीमेंट हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दीजिए, पहले वाले को लिख देते हैं घटाने में, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी, ये बात दोनों एक ही होती है, बट उसी क्रम में चलते हैं और लिख लेते हैं। तो ये भी आपका फार्मूला काम आ सकता है यदि जरूरत पड़ती है। वैसे मैंने देखा नहीं यूज, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर आ सकती है। ये थोड़ा सा ऐसे ही याद रख लीजिएगा, हो सकता है 1 लाइनर में सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछ ले। ओके, ये वाला कोरोलरी 6 का, कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, ए क्या है सबसेट है, जैसे मान लीजिए बी है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये बी है, यानी सेट बी है, और कोई सेट ए लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 और 2, तो इस केस में क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो ए जो है बी के अंदर मतलब बी में ए को ढूंढा जा सकता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि जिसको ढूंढा जा सकता है वो सबसेट हो जाता है। तो ए क्या है हमारा सबसेट है। जैसे मान लीजिए मैं डी लिखता हूँ, डी में मैं लिख देता हूँ 2 8, तो क्या डी जो है सबसेट है, आप बताइए, डी जो है बी का सबसेट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि डी को हम बी में ढूंढ नहीं सकते, तो ये सबसेट नहीं है। और लिख लीजिए, मान लीजिए सी है 2 और 4, क्या सी सबसेट है बी का, हाँ है, क्योंकि हम 2 और 4 को यहाँ ढूंढ सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसा है कि ए सबसेट है, यानी जो सबसेट होता है फ्रेंड्स वो छोटा होता है, सिंपल सी बात है, जो सबसेट होता है, देखिए ए सबसेट है, सी सबसेट है, डी सबसेट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ए और सी देखिए बी से छोटे हैं, जो भी सबसेट होता है फ्रेंड्स वो छोटा होता है। क्लियर सी बात है। तो अगर ए सबसेट बी है तो भाई ए हो गया छोटा, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है वो होती है छोटी या बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ओके, बस इतनी सी बात। ए किसका सबसेट है, बी का, इसका मतलब ए हो गया
छोटा, अगर ए छोटा हो गया तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो भी छोटी या बराबर हो जाएगी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। फिर है सतवें में बात करें तो नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट की बात होती है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, यानी कि ना तो इवेंट ए होगी और ना ही इवेंट बी होगी। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसका फार्मूला हम निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ध्यान रखिएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो सिंपल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बस ये कॉम्प्लीमेंट हटा दीजिए, क्या ये केवल कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बचेगा। ओके, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में, बस ये होता है इसका फार्मूला। यानी कि दोनों इवेंट, ना तो ए इवेंट होनी है ना तो बी इवेंट होनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड, मतलब इवेंट ए एंड बी बोथ हो जाएं। मतलब सरल सी लैंग्वेज है कि ना ए हो ना बी हो। ओके, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि ए और बी दोनों हों। जैसे ना तो रेड आए, पत्ता जो हमारा आए ना तो रेड होना चाहिए और ना ही उस पर नंबर 6 लिखी हुई होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, हम इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे कि हमारा पत्ता रेड भी हो और उस पर नंबर 6 भी लिखा हो। एक बार ये प्रोबेबिलिटी निकल गई तो बस कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट निकाल करके 1 माइनस कर देंगे। अगर हम ये पता कर ले जाएं कि कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें पत्ता रेड भी होगा और 6 भी लिखा होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद अगर एक में से घटाएंगे तो जो बचेंगी इवेंट्स वो सारी की सारी वो इवेंट होंगी जो कि ना तो पत्ता रेड होगा और ना ही उसमें 6 लिखा हुआ होगा। ओके, तो ये हो गई बातें फ्रेंड, जो है काफ़ी सारी इक्वलिटी हमने करी। यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी बात करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, दो चीज़ें और बचती हैं इस लेक्चर में। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे एक इवेंट पहले से हो चुकी है, अब कोई दूसरी इवेंट हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना। इसका क्या मतलब है, देखिए इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ए अपान बी, मान लीजिए ऐसे ही बुलाएंगे ए अपान बी। इसका मतलब होता है कि घटना ए के होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए जबकि घटना बी पहले से ही हो चुकी है। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, बी पहले से हो चुकी है, अब आपको ए के होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। ओके, यानी कि एक इवेंट के हो जाने से दूसरी इवेंट पर इफेक्ट आ जाता है, एक इवेंट के हो जाने से दूसरी इवेंट के होने पर इफेक्ट आता है। जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, आपको 2 पत्ते निकालने हैं। अब पहला किंग आए दूसरा क्वीन आए, आप ऐसा चाहते हो। अब भाई देखो 52 पत्तों में से जब पहला पत्ता आपने निकाल लिया, ये पत्ता कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, हो सकता है कि पहला पत्ता किंग ही निकल गया हो, है ना, या हो सकता है पहला पत्ता किंग ना निकल करके क्वीन निकल गया हो, हमें नहीं पता है। ओके, लेकिन अब हमारे पास जो अगली बार अगला जो पत्ता आप सेलेक्ट करोगे, अब आपके पास 51 कार्ड ही हैं, अब आपके पास 51 पत्ते हैं, 51 कार्ड हैं, उन्हीं में से ही सिलेक्शन करना है। तो ऐसे में जो पहला कार्ड निकला है वो मायने रखता है, क्यों, क्योंकि जो कार्ड निकल गया, मान लो क्वीन निकल गई है तो इसका मतलब अब क्वीन घट गई, पहले 4 क्वीन आपके पास थी, अब अगली बार जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास 3 ही क्वीन बचती हैं। तो एक इवेंट हो जाने से दूसरी इवेंट पर असर पड़ जाता है, वही होती है फ्रेंड्स आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है फ्रेंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी। ए अपान बी का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी जबकि इवेंट बी ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई जो पहले से हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी जो घटना पहले से हो चुकी है उसको नीचे रखेंगे, इंटरसेक्शन को ऊपर रखेंगे। अब ये फार्मूला बदल भी सकता है, कैसे बदल सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए भी हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी इस बात की कि बी घटना होगी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जबकि ए घटना पहले से हो चुकी है। ओके, तो इस केस में फार्मूला क्या हो जाएगा, अगेन सेम वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहिए चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहिए, कोई बात नहीं है, डिवाइडेड बाई, ध्यान रखिएगा कि जो घटना पहले से हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी इसलिए उसको नीचे रखते हैं। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात, कोई डाउट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इक्वल टू
बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो घटना पहले से हो चुकी है, जो घटना पहले से हो चुकी है उसको नीचे रखने का फार्मूला यही है। उसके बाद में देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल अकर गिवन द नॉलेज दैट एन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी पहले से हो चुकी है, ऐसे में अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, अभी एग्जाम्पल देखेंगे बाकायदा समझ में आएगा। बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड डिनोट इट बाई पी ए अपॉन बी, या पी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए अपॉन बी, यानी बी पहले से हो चुका है और ए के होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर में इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है ना, मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी इस बात की कि ए और बी दोनों हो, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इवेंट बी पहले से हो चुकी है। उसके बाद में सिमिलरली वही जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी होता है, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए भी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए या बी अपॉन ए। इसका फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए लिखना पड़े आपको तो क्या होगा इसका फार्मूला, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिए, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिख दीजिए, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। सीक्वेंस में रहने के लिए चलिए बी इंटरसेक्शन ए लिख देते हैं, पहले बी है फिर ए है, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे, ए से कि बी से, जो इवेंट पहले हो चुकी है, पहले से ए हो चुकी है, दिस हैज ऑलरेडी हैपन, सो डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कर देते हैं। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए या इसका फार्मूला। ओके, एग्जाम में अगर ऐसे लिखा हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही बात यहाँ पर हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं एक, जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। मान लीजिए कोई एक जो है कॉइन है, फेयर कॉइन है, जिसको 3 बार उछाला जाता है। फेयर कॉइन मतलब अगर हर बार उछालेंगे तो रिजल्ट जो है बायस्ड नहीं होंगे, किसी के प्रति जो है झुकाव नहीं रहेगा। तो अगर 3 बार कोई कॉइन उछाली जाती है तो उसमें या तो तीनों बार हेड आ सकता है या हेड हेड टेल, इस तरीके से कुल मिलाकर के फ्रेंड जो है ये 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपको बस ये इमेजिन करना है कि सिक्का उछाला हेड आया, अगली बार सिक्का उछाला हो सकता है टेल आ जाए, अगली बार सिक्का उछाला हो सकता है हेड आ जाए, चलो ठीक है, फिर उछाला हो सकता है टेल आ जाए, फिर उछाला फिर हो सकता है टेल आ जाए, फिर उछाला हेड आ जाए। इस तरीके से आपको इमेजिन करना है कि कुल कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। तो ऐसे ही कुल मिलाकर के ये 8 रिजल्ट पॉसिबल होते हैं फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमने 2 इवेंट्स ली, कौन कौन सी 2 इवेंट्स ली, मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी पहले से इवेंट हो चुकी है। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ 2 इवेंट ली। मान लीजिए इवेंट ए है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, ऐसे मतलब ऐसी चांसेस देखो कि जहाँ पर 2 हेड कम से कम आए, और बी इवेंट क्या है, पहली कॉइन पर टेल आ जाए। ओके, 2 इवेंट हमारे पास हो गई। पहली इवेंट क्या है कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, सैंपल स्पेस आपके सामने ये रहा, जिसमें से ए इवेंट क्या है आपकी, ए इवेंट है कि 2 हेड आने चाहिए। बी इवेंट क्या है, फर्स्ट जो आपका सिक्का उछले उसमें जो है टेल दिखाई देनी चाहिए। तो इवेंट ए के लिए कौन कौन एलिजिबल है, 2 हेड होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम 2 हेड होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये भी एक इवेंट हो गई, इसमें भी कम से कम 2 हेड हैं, इसमें भी कम से कम 2 हेड हैं, इसमें भी कम से कम 2 हेड हैं, इसमें कम से कम 2 हेड नहीं है, इसमें भी कम से कम 2 हेड नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये 4 जो है हमारे लिए रेडी हैं, किस चीज़ के लिए, इवेंट ए के लिए। तो ये इवेंट ए के जो है प्रोबेबल चांस हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने कितने जो है मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, कुल मिलाकर के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 8। उनमें से हमारे फेवर में कितने हैं, 4। हमारे फेवर में 4 क्यों है, मैंने आपको बताया ना कि इवेंट ए क्या कहता है कि कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड आनी चाहिए। तो ऐसे केवल 4 केसेस हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो मैं अगर यहाँ पर लिख लूँ 1/2 तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, हमने एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। किसकी, क्या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं। ये बोलता है कि जो पहला सिक्का हो उसमें टेल दिखना चाहिए। तो देखिए कहाँ कहाँ टेल स्टार्टिंग में है, ये है, देखिए यहाँ पर, सॉरी अगर इसको हम मिटा दें पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में टेल यहाँ पर है,
यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। जब पहला सिक्का उछाला गया तो वहाँ पर टेल कितनी जगहों पर आ गया, 1 2 3 और 4। इसका मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम हो गई। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8, उनमें से कितने हमारे फेवर में हैं, 4, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 आ गई। तो इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है। अब आपसे पूछा क्या था सवाल में, अभी पूछा नहीं है मेरे ख्याल से, पूछ लेते हैं, अभी पूछा नहीं था क्योंकि हम एग्जाम्पल केवल सेट ही कर रहे थे। आपसे ये पूछेगा कि आप पी ए बी कैलकुलेट करो, पी ए अपान बी कैलकुलेट करो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फाइंड आउट करना है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ए इवेंट हो जबकि बी पहले से हो चुकी है, बी पहले से हो चुकी है। तो फ्रेंड देखिए, अगर मैं इसको यहीं पर ही समझाना चाहूँ तो ये आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बी पहले से हो चुकी है, इसका मतलब हुआ कि बी के हमारे फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं, लिख लें अगर हम तो देखो THH है ना, उसके बाद में THT है, उसके बाद में TTH है और एक और है TTT। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। मैंने क्या किया, मैंने चूंकि बी इवेंट पहले से हो चुकी है तो उसके केसेस ये लिख लिए, है ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ और जरा गहराई में जाते हैं। अगर आपसे सिंपल पहले से पूछा था कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात कीजिए, तो मैंने अभी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल करके दिखाई थी, 1/2 आई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 आई भाई। जैसा हम कैसे करते हैं, 1/2 कैसे आया था, हमने देखा कि कुल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 8, उनमें से हमारे फेवर में कितने केसेस हैं, ए इवेंट थी जब कम से कम जो है 2 हेड आए, तो उसमें हमारे पास कुल मिलाकर के ये 4 केसेस थे, तो उनको 4 को हमने फेवर में रखा था, 1/2 आ गया था। तो ये तो आसान था, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन हम आपसे कैलकुलेट क्या करवाना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हो चुका हो, इसीलिए थोड़ा सा घुमाव बढ़ रहा है। हमें अब ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 1/2 है, वो तो सरल सा फिनोमेना है, उसमें कोई कठिनाई है ही नहीं। पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए की जबकि बी हो चुकी हो। अब अगर बी इवेंट हो चुकी है फ्रेंड तो हमारे पास जो केसेस हैं वो इतने 4 बचते हैं। अब इन 4 में से आप पता करो क्या चीज पता करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, इवेंट ए क्या है। इवेंट ए है कि कम से कम 2 हेड आए, तो इसमें देखो कि कितने ऐसे केसेस हैं जहां कम से कम 2 हेड हों। तो मैं देख पा रहा हूं कि केवल इकलौता यही केस है जहां पर 2 हेड हैं, तो एक केस है जहां पर 2 हेड हैं। और टोटल नंबर ऑफ मौके कितने हैं, हमारे पास टोटल 4 केसेस हैं। कितने केस हैं, 1 2 3 4 केस हैं, और उन 4 केस में से सिर्फ एक केस हमारे फेवर में है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हो चुका है 1/4 आ गई। पहले क्या थी, जब केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप ज्ञात कर रहे थे तो 1/2 आया था, लेकिन जब बी घटना पहले से हो चुकी हो तो ए के प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते समय आपका आंसर बदल गया, 1/4 आ गया। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर। ओके, तो पहले क्या था, जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते थे तो हम पूरा का पूरा सैंपल स्पेस यूज कर पाते थे, लेकिन जब इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब बी इवेंट पहले से हो चुकी है, तो अगर बी इवेंट पहले से हो चुकी है तो भाई बी वाले जो केसेस थे वही हमारे पास बचते हैं, बी इवेंट ही हमारे पास रह जाती है, ये केवल अब केवल ये बचते हैं। इनमें से हमें ए वाली इवेंट ढूंढनी है, तो हमने ढूंढा तो एटलीस्ट 2 हेड वाला ये मिला, तो एक केस मिला 4 में से, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बस यही इतनी बात थी फ्रेंड, जो है जो आपको मुझे यहाँ पर समझानी थी। देखिए ए में 4 केसेस हो गए, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 हो गई। बी में 4 केसेस हो गए, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 हो गई। उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ऐसा केस जिसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब तो समझते ही हैं, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है जब ए भी हो और बी भी हो। तो ऐसा केस जिसमें ए भी हो और बी भी हो, देखिए कहीं पर है THH है ना, बाकी यहाँ ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ 2 टी हैं, कहीं नहीं, बस ठीक है। तो ये जो है एक ही केस है जहाँ पर जो कि दोनों में है, ए एंड बी दोनों में है, इसलिए 1/8 आ गई। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 हैं, उनमें से एक ही फेवर में है, तो 1/8 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात कर चुके थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज्ञात कर चुके थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए ए अपान बी ज्ञात करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लीजिए, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दीजिए, जो नीचे वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दीजिए।
तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1/8 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई 1/2। बस उठा करके 1/8 इंटू 2/1 ये इसको काटेंगे 1/4 आ जाएगी। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी हमारी 1/4 आ गई, ये आपके सामने। तो जैसे मैंने आपको तो समझा दिया था, क्या समझा दिया था कि भाई इसमें से बी वाले केसेस ले लिए, उनमें से बी के केसेस अलग किए और उनमें से सिर्फ ए वाले ढूंढे। तो ये छोटा सा काम है तो हो गया है, लेकिन अगर यही बड़ा क्वेश्चन होगा तो नहीं हो पाएगा। सोचिए 8 बार अगर सिक्के को खोला जाए तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बनने लगेंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनने लगेंगी। तो ऐसे में ज़रूरी क्या है कि हम इस फार्मूले का सहारा लें। ओके, उसके बाद में नोट करिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या चीज़ बताई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने आपको ये बात बताई है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ए और बी एक दूसरे को प्रभावित ही ना करें, ए घटना अलग है और बी घटना अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही ना हो, तो उस केस में क्या होगा? अगर कोई लेना देना ही नहीं है फ्रेंड्स ना एक दूसरे से, तो उस केस में सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी हो जाएगा। इफ इवेंट ए एंड बी आर सच दैट द अकरेंस ऑफ ए डज नॉट डिपेंड अपॉन अकरेंस ऑफ इवेंट बी, यानी ए और बी आर इनडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? इंडिपेंडेंट हैं। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए गिवन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, दैट इज पी ए। तो अगर ए के होने से या घटना बी के होने से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लीजिए ए इवेंट है, पासा फेंका गया तो उसमें एक और 2 आने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट बी है, मान लीजिए कोई ताश का पत्ता है, उसमें एस या इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो भैया बी जो इवेंट है वो ताश के पत्तों में खेल रहे हो, ए जो इवेंट है वो आपका डाइस में खेल रहे हो, ताश के पत्ते का डाइस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इवेंट बी के होने से इवेंट ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी पूछी जाए तो बी के होने से ए पर कोई फर्क ही नहीं है, तो दैट्स वाई सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर लीजिए बस, और कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कोई नई चीज़ नहीं है, उसी चीज़ को घुमा करके प्रेजेंट किया गया। देखते हैं क्या चीज़ है। अभी मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? बी का। क्या करो फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर डिवीजन में उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, ले गए भाई। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बचेगा इधर, ओके यही बचा, ये इधर से मल्टीप्लाई में चला गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस यही है फ्रेंड जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब जैसे ये किया हुआ है उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए लिख सकते हो, है ना। ये ए अपान बी है, आप बी अपान ए लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा यहाँ, है ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बस, तो हम एक ही फार्मूला याद रखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, यही वाला फार्मूला याद रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम उसी से ही निकल आती है, कोई नई चीज़ नहीं है ना। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात कि कोई नई चीज़ वाकई नहीं है, उसी फार्मूले को ही उल्टे तरीके से लिखा गया है। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस एस एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी इज गिवन एज। तो 2 घटनाएं, इस बात ये क्या निकालता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? ए भी हो एंड बी भी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ए भी हो और इवेंट बी भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कि या तो ए हो या बी हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी दोनों होनी चाहिए, तो इसका फार्मूला क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है फार्मूला, ये मैं फार्मूला याद रखूँगा नहीं, हम उसी से ही ड्राइव कर लिया करेंगे
क्योंकि उस पर हमने अच्छी खासी मेहनत की है, ठीक है। क्या मेहनत की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए लिखना है, लिख दिया हमने, ठीक है। उसके हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखते थे, डिवाइडेड बाई कर दिया करते थे किससे, जो पहले से इवेंट हो चुके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। बस इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, हमारा फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का निकल आया, है ना। यहाँ पर भी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब इसमें भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी भाई, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो इस केस में देखिए मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि अगर मान लो बी और ए आपस में रिलेटेड ही ना हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी होती है, इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं है, ए हुआ या नहीं हुआ इससे फ़र्क ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही जो यहाँ लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब क्या होगा, उठा करके केवल यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए उठा करके, तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू पहले से ही मौजूद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यही बता रहे हैं कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये इंडिपेंडेंट है तो वो क्वेश्चन में अगर दिया होगा इंडिपेंडेंट तो ये फार्मूला अलग से याद नहीं रखना होता, ये फार्मूला याद रखिए, इंडिपेंडेंट होगा तो वहाँ ऑटोमेटिक वो आप लागू कर पाओगे। ओके, तो बस हो गया फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये हमने प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, 7-8 कोलोरी वगैरह करी हुई हैं। तो इसको मैंने रिवाइज नहीं करवाया हुआ है, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं क्योंकि लंबा लेक्चर ऑलरेडी है। होप है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद वगैरह आया हो तो लाइक वगैरह करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।